मैं बात कर नमस्कार दोस्तों, एआई से ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप जानते हैं लोकसभा की चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रदेश में और देश में आचार संहिता लागू है। एहतियातन जो अलग अलग जिला प्रशासन हैं, वो वहां की संवेदनशीलता और जरूरतों के मद्देनजर लोकली कुछ दिशा निर्देश जारी करते हैं। और गाजीपुर की डीएम ने भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे, अनाउंसमेंट भी करवाए गए थे और ये कहा गया था कि 144 लागू है, इसलिए कहीं भी एक सीमा, हालांकि 144 में तो अगर 4 से अधिक लोग कहीं इकट्ठा होते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बन जाती है, लेकिन कुछ कुछ मसलों में, जैसे मुख्तार अंसारी की अगर जेल में मृत्यु हुई, अस्पताल में मृत्यु हुई और उसको दफनाया जाना था, तो उसके लिए उसके परिजनों को, उसके करीबी रिश्तेदारों को परमिशन दी गई थी कि आप 30-35 की संख्या में जाकर के उनको सुपुर्द खाक कर दीजिए। लेकिन जो विजुअल्स आए हैं वहां से, ये गाजीपुर जिले का मोहम्मदाबाद इनका कस्बा है, इनका जन्म स्थान है, जहाँ के कब्रिस्तान में इनके वालिद साहब और वालदाना भी दफन है। उन्हीं के बराबर में इनकी भी कब्र बनाई गई थी, लेकिन वहां पर हजारों की भीड़ जो है वो बुला ली गई या उमड़ पड़ी। और केवल इतना मसला नहीं है, नारेबाजी की गई, बैरिकेडिंग तोड़ी गई, पुलिस प्रशासन को एक तरीके से चैलेंज किया गया, उनके खिलाफ नारेबाजी की गई और कुल मिलाकर के वहां का पूरा माहौल विषाक्त करने की साजिश रची गई। और इसमें भी बढ़ चढ़कर के हिस्सेदारी की मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने, जो खुद समाजवादी पार्टी के टिकट पर इस समय गाजीपुर से चुनाव मैदान में हैं। वहां की बहादुर डीएम ने उनको उनकी जगह दिखाई है और ये कहा है कि वीडियोग्राफी कराई गई है ड्रोन के जरिए और दूसरे जरिए, और जितने लोगों ने भी उद्दंडता करने की कोशिश की है, माहौल खराब करने की कोशिश की है, इन सब के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी, स्पष्ट चेतावनी है। लेकिन हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे, विकास दुबे जब मुठभेड़ में मारा जाता है तो उसके करीबी रिश्तेदार भी उससे दूरी बना लेते हैं, और जो उसके समुदाय से आते हैं यानी ब्राह्मण समाज, वो भी जब उसकी अंत्येष्टि की जाती है तो दिखाई नहीं देते, बाकी लोग भी नहीं दिखाई देते। अलग अलग जो कम्युनिटी हैं, जो जातियां हैं, उनसे जो गुंडे, बदमाश, माफिया आते हैं, उनकी अंत्येष्टि होती है तो इस तरह का भोंडा प्रदर्शन नहीं होता है, शक्ति प्रदर्शन नहीं होता है, दिखावा नहीं होता है, एकजुटता प्रदर्शित नहीं की जाती है, माहौल खराब करने की कोशिश भी नहीं होती है। इसके बावजूद के प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, तब भी ये तमाशा किया गया है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे मंतव्य और मकसद क्या है। मेरे साथ प्रयागराज से सीधे जुड़ रहे हैं आपके जाने पहचाने चेहरे अनुपम मिश्रा जी, उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुपम जी नमस्कार। अनुपम जी, जो कुछ हमें आज यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में देखने को मिला, जिस तरह के सीन क्रिएट करने की कोशिश की गई और डीएम से जिस तरह की जिरहबाजी की है अफजाल अंसारी ने, उसके कुछ अंश भी मैं दर्शकों को सुनवा देता हूं जल्दी से, उसके बाद आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि इसके पीछे एक्चुअल में मकसद क्या है। ठीक है, एक एक वन बाय वन निकाल दिया, 4-5 लोग
दूर लोग हैं या भाई हैं, भाई हैं हम गिनते रहेंगे बैठ के। आप मत गिनिए, हम गिनना है जो घुस गया आप तो करके निकलिए। निकल चुके अधिक संख्या ये आपकी कृपा पे नहीं है कि आप कहिएगा कि 3 लोग मिट्टी देंगे। हाँ हाँ मैं जिला निर्वाचन अधिकारी कुछ भी हो अब हमारी मट्टी देने के लिए हमको बात करिए। आपने परमिशन थोड़ी आप करिए। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा थोड़ी मट्टी देगा भाई, सब परिवार के लोग दें। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। परमिशन लेते आप? क्या आपने परमिशन लिया? इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? नहीं लेगा। 144 लगी हुई है सांसद जी। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक हम सकते। विधि कार्रवाई करेंगे। विधि कार्रवाई करेंगे हम सब पे। आप कर लीजिएगा, आप कर लीजिएगा, लेकिन सबकी वीडियोग्राफी हो रही है, सब पे विधि कार्रवाई होगी, जो जाएगा। आप कर लीजिएगा, लेकिन मिट्टी देने से मत रोकिए। इनकी हनक और इनकी गलतफहमी गई नहीं है अनुपम मिश्रा जी, और ये माहौल बिगाड़ने पर आमादा हैं। ऐसे मसले को भी पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, जानबूझ करके भीड़ जुटाई गई है वहां पर। कहाँ की हनक ओंकार जी और कहाँ की दबंगई। हकीकत यह है कि पिछले बहुत दिनों से अफजाल अंसारी एक इंटरव्यूज दे रहे हैं जिसमें वो अपने आप को और अपने खानदान को, अपने परिवार को विक्टिम, बेचारा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई हनक बनक नहीं बची। बात देखिए सिर्फ इतनी है कि इसके दो पहलू हैं। एक तो आप जान लें प्रशासनिक और संवैधानिक पहलू, और दूसरा राजनीतिक पहलू। पहले हम आते हैं प्रशासनिक और संवैधानिक पहलू पे। 144 लगी हुई है और आप कहते हैं 30,000 आदमी इकट्ठा हो गए। अब 30,000 आदमियों पे कोई भी जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करे? आप 30,000 लोगों को अरेस्ट नहीं कर सकते, और 30,000 लोगों पे आप क्या लाठीचार्ज करेंगे? तो आपको 50,000 पुलिस वाले चाहिए। और क्या करेंगे? आप गोली चलाएंगे? क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ आप बेबसी से तमाशा देखेंगे। और उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे स्टेट्स में जिला प्रशासन ने और सरकारों ने ये तमाशा पहले कई बार देखा है। उसमें नई बात क्या है, मैं मानता हूँ। तो एक आज भी वही हुआ। एक इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई, 144 लगी है, चुनाव डिक्लेयर हो चुका है, आचार संहिता चल रही है, आप कुछ नहीं कर सकते। और ना ही जिला प्रशासन ने कुछ किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि साहब कब्रिस्तान के अंदर सिर्फ परिवार वाले जाए। अब आ गए 30,000 लोग, तो आगे क्या किया जा सकता है? कब्रिस्तान के अंदर सिर्फ परिवार वाले ही जाए। और इस पे अफजाल अंसारी ने इतना बड़ा एक वहां पे सीन क्रिएट किया। और ये जो सीन क्रिएट किया, ये वीडियो पे भी आया और बहुत वायरल भी है। तो इसका आता है एक राजनीतिक पहलू। अफजाल अंसारी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए साहब, मुख्तार अंसारी मर गए, उसके बाद भी उनके साथ कितना अन्याय हो रहा है। वो अभी भी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। वो बताना चाह रहे हैं कि देखिए साहब, सुपुर्दे खाक नहीं करने दे रहे हैं, लोगों को मिट्टी नहीं देने दे रहे। 30,000 आदमी कैसे मिट्टी देगा ओंकार जी? इधर तो कब्रिस्तान नहीं होल्ड कर सकते इतने लोगों को। और वैसे भी मिट्टी तो आमतौर पे परिवार के लोग और जिसे कहना चाहिए बहुत क्लोज लोग देते हैं। कलेक्टर साहिबा आरिका आरिका खौरी हैं, और बड़ी तेज तर्रार महिलाएं बिहार से आई हैं, और यूपी गार्डन है उनका। और इसके पहले वो भदोई में थी, और वहां पे इन्होंने विजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की थी। और कुछ इसी तरह की कार्रवाई थी। वो अपना काफला वाफला लेके चलते थे, नहीं सब नहीं चलने देंगे, और तमाम लोगों के आर्म्स लाइसेंस उन्होंने कैंसिल कर दिए थे। और विजय मिश्रा को उन्होंने काफी टाइट किया था, उनके गैंग को। तो ये वही हैं जिन्होंने ऑफिस में भी काफी चर्चित रही थी, जब इन्होंने कहा था कि साहब हमारे ऑफिस में कोई जीन्स और टी शर्ट पहन के नहीं आएगा, आए तो प्रॉपरली पैंट शर्ट पहन के आए, ये कोई तरीका नहीं वगैरह। तो तेज तर्रार अधिकारी हैं, और वो मौके पे भिड़ गए, लेकिन इससे ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। और अफजाल अंसारी को इस बात का पूरा अंदाजा था कि वो इस समय वो अगर कलेक्टर को गाली भी दे देंगे तो कलेक्टर साहिबा कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस समय आप 30,000 लोगों से घिरे हों, तो वो इस मौके का फायदा उठा के, ये उनकी पॉलिटिकल मैसेजिंग थी, ये उनका राजनीतिक बयान था, जिसमें वो साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि जिला प्रशासन और भाजपा सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार एक मरे हुए आदमी के साथ भी अन्याय कर रही है। ओंकार जी।
लेकिन मैं इनका एक और बयान आपको सुनवाता हूं और दर्शकों को भी सुनवाता हूं। ये एएनआई से इनकी बातचीत है। ये अगेन बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान है, जिसका कोई सबूत इनके पास नहीं है। इसके बावजूद इन्होंने लोगों को भड़काने और माहौल खराब करने और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बदनाम करने के लिए ये बयान दिया है। सुनते हैं। घटनाक्रम में मुख्तार अंसारी को खत्म किया गया, रास्ते से हटाया गया। समय आएगा तो आप देखिएगा, पूरी तरह से हमारे पास पुख्ता सबूत है कि उनको जहर दे करके मारा गया है। और एक दुर्दांत अपराधी को बचाने के लिए पूरी सरकार और उसकी मशीनरी इतना बड़ा षड्यंत्र कर सकती है, शर्म ही नहीं है। सब कुछ पटल पर है। सिर्फ एक बात पूछ लीजिएगा कि 26 तारीख को मुख्तार अंसारी को, जो न्यायिक अभिरक्षा में बांदा कारागार में थे, उनको मेडिकल कॉलेज क्या भेजा था? कोई सैर करने की तो जगह थी। सुपरिटेंडेंट कहते हैं हमने 2 बजे उनको भेज दिया, क्योंकि हमें डॉक्टरों ने सलाह दिया। 3 डॉक्टरों के पैनल ने कहा कि इनकी हालत सीरियस है, इन्हें मेडिकल कॉलेज भेजा। हम लोगों को एक टेलीग्राम पुलिस के माध्यम से रात में 3 बजे के बाद थाने से आके दिया गया, रेडियोग्राम है, कि आप तत्काल मेडिकल कॉलेज बांदा पहुंचिए। मुख्तार अंसारी की हालत चिंताजनक है और उन्हें मेडिकल कॉलेज में सुपरिटेंडेंट जेल में भर्ती कराया। हम लोग गए, उनसे मिलने का बहुत मुश्किल के बाद 5 मिनट का मौका दिया गया। और 5 मिनट की मुलाकात में पहली बात उन्होंने कही, पहले से भी मालूम था और उस दिन भी पहली बात यही कही कि भैया ये जहर जो हमको खिला दिए हैं सब, उसका असर इतना बढ़ता जा रहा है कि हम मूर्छित हो जा रहे हैं और मुझे बहुत बेचैनी है। मेरा पेट में इतनी गैस बन रही है और शरीर की शक्ति खत्म हो गई है, दर्द बहुत है। आज रात में मैं बहुत देर तक, हमें याद नहीं है, बेहोश हो गया था। ये लोग उसी अवस्था में मुझे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिए। ये जो बयान है, मुझे जहर दे दिया गया, मेरा शरीर निढाल हो गया, उसका शरीर कब से निढाल नहीं था अनुपम जी। जब पंजाब में वो देखा जाता था तब भी वो व्हील चेयर पर ही घूमता था। इसके बाद भी जब उसको कॉलर से पकड़ करके उत्तर प्रदेश लाया गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए, तब भी वो व्हील चेयर पर देखा गया, एम्बुलेंस में देखा गया। तो ये जहर कब दे दिया गया उसको? ओंकार जी, पिछले 2 दिनों में मैंने तमाम चैनल्स पे एक बात कही है और मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि ये बात चर्चा में क्यों नहीं आई पहले ही। मैं याद दिला दूं कि 2018 में 6 साल पहले जून 2018 में मुख्तार अंसारी को पहले भी एक बार दिल का दौरा पड़ा था। यानी कि इनको पास दिल के दौरे की एक हिस्ट्री है, ये पुराने दिल के मरीज हैं और इनको दिल का दौरा पड़ा था तो बांदा जेल से इनको निकाला गया। तो इनको सीधे उस समय, चूंकि आपके पास समय था, तो इनको सीधे पीजीआई लखनऊ ले जाया गया। और आप देखिए तब क्या हुआ था। तब भी अफजाल अंसारी ने इस बात का आरोप लगाया था कि मुख्तार अंसारी को चाय में जहर दिया गया। और जब इन्होंने देखा कि साहब पीजीआई लाए हैं और सरकार पूरी शिद्दत से और पूरी ताकत से मुख्तार अंसारी की जान बचाने में लगी है और फिर जान बच भी जाती है, जब वो हफ्ता 10 दिन पीजीआई में रहते हैं, जब उनको स्वास्थ्य लाभ करके फिर वो वापस जाते हैं, तो फिर वो चुप हो जाते हैं, फिर उस मामले को आगे नहीं बढ़ाते हैं। क्या किसी को याद है कि अफजाल अंसारी पहले भी आरोप लगा चुके हैं? क्या किसी को याद है कि मुख्तार अंसारी को पहले भी दिल का दौरा पड़ चुका है? क्या किसी को याद है कि ये दिल की पुरानी बीमारी है इनको? क्या किसी को याद पड़ता है कि किस तरह इनकी जान पिछली बार सरकार ने पीजीआई ले जाके बचाई थी? क्या किसी को याद है कि किस तरह आरोप लगाने के बाद पिछली बार अफजाल अंसारी एकदम खामोश हो गए थे जब उनको समझ में आया कि साहब सर, मतलब वो कौन सी सरकार हो सकती जो जेल में जहर दे और पीजीआई ले जाके जान बचाए? ये तो एक मतलब उल्टी बात हो गई ना, कि अगर सरकार आपको जेल में जहर दिला सकती है तो पीजीआई में आपको जान बचाने के लिए क्यों जाएगी भाई? वो 1 घंटा आधा घंटा डिले कर देगी तो आदमी तो वही मर जाएगा ना। वो तो सिर्फ आधे घंटे डिले भी अगर कर दिया तो जान तो वही चली जाएगी। हार्ट अटैक है, कोई मामूली चीज तो है नहीं। तो बहरहाल ये पूरा एक किस्सा पहले भी हो चुका है। और लेकिन मुझे इससे तो आश्चर्य इस बात से क्यों, कार जी,
सरकार की तरफ से भी अभी तक किसी ने इस बात को नहीं कहा कि साहब मुख्तार अंसारी तो पुराने दिल के मरीज थे। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी लग रहा है ठीक है लगाओ आरोप, साबित हो नहीं पाए। अब ये कह रहे हैं मेरे पास सबूत है। क्या सबूत है? सबूत ये है कि मुझसे मुख्तार ने कहा था। मुख्तार ने आपसे कहा था नहीं तो कहा था, इसका भी आपके पास कोई सबूत नहीं है। और फर्ज कीजिए कहा भी था, तो मुख्तार कैसे कह सकते हैं कि उनको इस बात को विश्वास से कि उनको जहर दिया गया? अगर उन्हें मालूम होता कि जहर है तो खाते ही क्यों? अच्छा आप देखिए, इनका लखनऊ, इनका बांदा जेल में एक प्रोटोकॉल चल रहा था ओंकार जी, जहां पे जब इनके सामने खाना बनाया जाता था, इनके सामने सब्जियां काटी जाती थी, इनके सामने खाना बनता था, और जो खाना बनाता था जो शख्स, वो एक एक आइटम को, जैसे किसी जमाने में राजाओं और बादशाहों के लिए एक परंपरा होती थी, जो भी अच्छा कैदी बनाता था, तो वो कैदी इनके सामने खाना बनाता था, सब्जियां काटता था, जो कुछ भी बनता था। उसके बाद वो कैदी हर आइटम को थोड़ा थोड़ा खाता था मुख्तार के साथ, ये दिखाने के लिए कि साहब मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया है। उसके खाने पे भी नहीं मुख्तार खाना खाते थे। जब वो कैदी खाना खा के आधे घंटे स्वस्थ रहता था, तब मुख्तार अंसारी खाना शुरू करते थे। आप सोचिए, प्रोटोकॉल इनको सरकार ने दे रखा था। इसलिए दे रखा था क्योंकि कोर्ट में लगातार इस तरह के बयानबाजी कर रहे थे कि सरकार मुझे जहर देना चाहती है। तो साहब इससे ज्यादा और आपकी क्या खिदमत हो सकती है, मेरी समझ के बाहर है। और एक बार जब ये बात साबित हो जाए, जिसको पहले से दिल के दौरे आते रहे हो, जिसका दिल पहले से इतना कमजोर था, उसमें अगर फिर हार्ट अटैक आ गया तो कोई एक बहुत बड़ी बात नहीं है। रही बात जुडिशियल इंक्वायरी की, न्यायिक जांच की, मजिस्ट्रेट जांच की, वो तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, वो तो होना ही होता है। ऐसे मौके पे जांच मजिस्ट्रेट की होती ही होती है। उसमें आप क्या मांग क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं हाई कोर्ट के जज से करा लो। देखिए, आप कोर्ट जाते हैं, क्या करते हैं, हाई कोर्ट के जज कराते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज से कराते हैं, लेकिन आप खुद सोच के देखें। अच्छा फिर देखिए, आपका पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम भी किस तरह हुआ? मुख्तार अंसारी की फैमिली आती है, उनको बताया जाता साहब ये 3 सीनियर डॉक्टर आपके भाई का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं, और ये 2 डॉक्टर हमने पैनल में और रखे हैं, अगर आप चाहें तो हम 5 डॉक्टर से करा लें। तो पहले मुख्तार अंसारी की फैमिली लिखित राइटिंग में अपनी वो देती है, सहमति देती है कि हाँ साहब हमें इन डॉक्टरों पे भरोसा है, आप इनसे पोस्टमार्टम करा लें। आपने सहमत दी, फिर पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम की रिकॉर्डिंग हुई, उसके बाद विसरा सुरक्षित रखा गया। तो विसरा सुरक्षित अभी है आपका, वो आपने देखा है जब विसरा सुरक्षित होता है तो 6-6 महीने बाद तक केस खुल जाते हैं। तो आपको मालूम है कि केस हाईकोर्ट जा सकता है, केस सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट विसरे के जरिए आप ठीक है वो सुप्रद खाक हो गए, सुप्रीम कोर्ट फिर से जांच करा सकती है। अब तो ऐसे तमाम मामलों में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को कब्रों से खुदवा के उनकी जांच कराई है। कितने मामले आपने देखे जिसमें कब्र से मुर्दा निकाल के उसकी जांच कराई गई है। तो ठीक है, जो होगा सामने आएगा, लेकिन इस तरह के बयानात मतलब लेकिन ये कहना, अच्छा एक चीज और मैं ओंकार जी, अगर आप अफजाल अंसारी से ये अपेक्षा करते हैं कि वो अपने बयान को ये सोच के दे कि साहब दंगा नहीं हो जाए, साहब माहौल ना खराब हो जाए, साहब कोई बात ना हो जाए, तो फिर सर पूरी आदर से कह रहा हूं, फिर आपकी अपेक्षा ही गलत है सर। 2 चीजें हैं। आपने अभी पोस्टमार्टम की चर्चा की, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उसमें कहा गया है कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। दूसरी एक खबर आ रही है, डॉक्टर्स ने ये भी कहा है कि चूंकि रमजान चल रहे हैं और उसमें जो है इन्होंने ओवर ईटिंग की थी, जिसकी वजह से इसकी तबीयत खराब हुई है। डॉक्टर्स पर भी भरोसा नहीं है, पोस्टमार्टम ओवर रिपोर्ट ईटिंग पर भी वाली बात, भरोसा नहीं है। ओवर ईटिंग वाली बात भी क्यों आ रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा जी। मैं तो इसको बहुत देख, आप रोजा रख रहे हैं, आप दिन भर रोजा रख रहे हैं, आप पानी नहीं पी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब शाम को इफ्तार होता है तो कई लोग इसमें ओवर ईटिंग कर जाते हैं। एक मतलब एक रनिंग जोक है कि साहब हमारा रमजान में हमारा वेट बढ़ गया। क्यों वेट बढ़ गया? साहब दिन भर रोजा रखते हैं, भूखे रहते हैं, इफ्तार में ज्यादा खा लेते हैं, रात को ज्यादा खा लेते हैं। तो इसी तरह के कुछ ओवर ईटिंग का मामला मुख्तार अंसारी के साथ भी बताया गया। और जिस तरीके से इनको टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने, तब तक तो इन्होंने बसपा से पार्टी छोड़ने का ऐलान भी नहीं किया था। तो अखिलेश यादव ने आनन फानन में इनको अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। ये सियासत जो हम होते हुए देख रहे हैं, हम ये क्यों ना माने अनुपम जी कि ये जो भी 30,000 की या 35,000 की या 40,000 की भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई है, ठीक है, एक रॉबिन हुड का जो है एक रुतबा इनको वहां मिला हुआ था, छवि गढ़ी गई थी,
उसका भी असर हो सकता है कुछ लोगों पर, और खास तौर से युवाओं पर, जो थोड़ा सा ज्यादा ही उत्तेजित दिखाई देता है कई मौकों पर। लेकिन क्या ये भीड़ जुटाई नहीं गई होगी? मुझे नहीं लगता है ओंकार जी, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो भीड़ की जो नवैयत थी और जिसमें जो जिस तरह के लोग थे उसमें, मैं आपको बता सकता हूं कि वो मुख्तार अंसारी का एक इतना बड़ा नाम था। 5 बार वो विधायक रहे, इनके भाई सांसद रहे, विधायक रहे, परिवार में बेटा भतीजा सब। तो जाहिर सी बात है इनके पास जनता में अच्छी खासी पकड़ तो है ही। लेकिन चूंकि मुख्तार अंसारी की डेथ को एक अपराधी की डेथ ना मानकर एक बड़े मुस्लिम नेता की डेथ मानी गई, तो आप जानते हैं ऐसे मौकों पे मुस्लिम समाज बहुत तेज इकट्ठा हो जाता है। और कल फ्राइडे था, कल जुमा था, और जुमे में तमाम जगह नमाज के बाद खुतबा पढ़ा जाता है, इमाम पढ़ते हैं, उसमें मुख्तार अंसारी का जिक्र हुआ और उसमें मुख्तार अंसारी को सांत्वना वो उनको श्रद्धांजलि दी गई और उनकी मैयत में जाने की बात की गई। तो ये सब माहौल तो साहब कल ही से तैयार हो गया था ओंकार जी। और जिला प्रशासन भी कुल मिलाकर इस बात के लिए तैयार था कि बड़ी मात्रा में लोग आएंगे। और 144 जहां पे लगा, जहां पे 4 आदमी से ज्यादा इकट्ठा ना हो सकते, वहां 30,000 आदमी इकट्ठा हो जाए। अब आप सोचें तो लेकिन फिर मैंने कहा ना कि इतनी बड़ी भीड़ को आप क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ ये कर सकते थे कि भाई कब्रिस्तान के अंदर इतनी बड़ी भीड़ ना जाए। कब्रिस्तान के अंदर इतनी बड़ी भीड़ जाने में दिक्कत भी, कब्रिस्तान एक बंद जगह है, वहां पे भगदड़ भी हो सकती है। आज आज देखिए सभा में 2 बार भगदड़ हुई, तो भगदड़ भी हो सकती है, लोग कुचले भी जा सकते हैं, मर भी सकते हैं। तो ऐसे में जिला प्रशासन ने अगर उनसे कहा कि आप कब्रिस्तान के अंदर बड़ी मात्रा में ना जाएं और आपका परिवार जाए, खानदान जाए, रिश्तेदार जाए, क्लोज लोग जाएं, 30, 35, 40 जितने लोग जाएं, इससे ज्यादा ना जाएं, तो मैं समझता हूँ बड़ी वाजिब सी डिमांड थी। लेकिन अफजाल अंसारी ने इस मौके का फायदा उठाकर इसको एक मुद्दा बना दिया। अगर देखें अफजाल अंसारी तो कायदे से सजा याफ्ता हो गए, तो उनकी तो सांसदी भी चली गई थी। जी हाँ। तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने उनको उनका कन्विक्शन ही स्टे कर दिया और उनको फिर से चुनाव लड़ने योग्य बना दिया। तो ठीक है, ये मैं तो मानता हूं कि इस तरह की जितनी व्यवस्था पैरेलल खड़ी होती हैं उन सब में ये सब लोग न्यायिक व्यवस्था का फायदा उठाते रहते हैं ओंकार जी। लेकिन वहां तो तुर्रम खां बनने के लिए और लोगों के सामने ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ी तोप हूं, उन्होंने डीएम के साथ बहसबाजी कर ली। पर जिस तरह की डीएम हैं, जिसके बारे में आपने भी जानकारी दी, वो पतली गली से इनको निकलने तो नहीं देंगी। देखें, उन्होंने कहा कि मैं मुकदमे दर्ज कराऊंगी। अब क्या है, हो जाएगा, इतने मुकदमे, एक मुकदमा और दर्ज हो जाएगा। अफजाल अंसारी को क्या फर्क पड़ेगा? फर्क देखिए किन लोगों को पड़ेगा। वो तमाम छोटे बड़े जो गरीब मुसलमान जो मौके पे आपको भाई तुझ पे जा कुर्बान के नारे लगा रहे हैं, उन लोग को दिक्कत आ जाती है। वो तमाम गरीब लोग इसमें फंस जाते हैं मुकदमों में और सालों साल कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं और वकील को पैसे देते रहते हैं, कई लोग जेल चले जाते हैं। तो मैं बस यही कह सकता हूँ कि सर लेकिन ये जो पॉलिटिकल लोग हैं इनको इस बात का फर्क नहीं पड़ता, इनफैक्ट इन्हें खुशी होती है। ये जानते हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग प्रताड़ित होंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग दुखी होंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग प्रशासन के हत्थे चढ़ेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जेल जाएंगे, उतनी हमारी फॉलोइंग और बढ़ जाएगी। एक मैं ये भी आइडिया लेना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो भी आजकल टेलीविजन चैनलों के अलग अलग शोज में दिखाई दे रहे हैं और इसको पूरा पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ध्रुवीकृत करने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को कितनी सीटों पर इसका फायदा हो जाएगा? समाजवादी पार्टी ने तो मुख्तार अंसारी का नाम भी नहीं लिया। अखिलेश यादव का इतना लंबा ट्वीट आया और दुनिया भर की बात कहे, उन्होंने मुख्तार अंसारी, अंसारी परिवार हैशटैग छुआ था कि मैंने तो ट्वीट किया इस पे कि साहब बोलना उनकी मजबूरी थी लेकिन नाम लेने से उनको डर लगता है। तो वहां तो उल्टा ही असर देखने को आ रहा है कि लोग कह रहा है कि साहब मायावती ने नाम से ट्वीट किया, तमाम नेताओं ने नाम से बयान दिया, अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी का नाम लेने में भी उनको डर लगा कि साहब ऐसा ना हो कि हम पे वो जो एक मुस्लिम परस्त की इमेज है वो स्ट्रांग हो जाए।
पर अखिलेश यादव जो चीज नहीं देख पा रहे हैं कि साहब उनका जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो तो तकरीबन 20% मुसलमान वोट ही है ना। यादव वोट तो 6 से 8% है, तो सारा वोट तो उनका मुसलमानों से ही आता है। अब ऐसे में जिस तरह उन्होंने मुख्तार अंसारी से वो एक दूरी बनाई है, और जिस तरह उन्होंने मुख्तार अंसारी का नाम नहीं लिया एक जनरल सा कि प्रदेश सरकार फेल कर गई, ऐसा वैसा, प्रदेश सरकार में ये कमी, और उसको उन्होंने अतीक के मामले से भी जोड़ के एक लंबा चौड़ा सा बयान जारी किया, पर मुख्तार का नाम तक नहीं लिया। और देखिए ये जो पहले दौर का चुनाव है, ये पहले चरण का चुनाव ये मुस्लिम बाहुल्य एरिया में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, तो इसमें ही आपको बहुत कुछ नजर आ जाएगा। वैसे भी देखिए पश्चिम की तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें यादव वोट है, तो मुसलमानों के पास सपा के साथ का बहुत ऑप्शन है नहीं। और आप इसको समझें कि जयंत चौधरी के भरोसे थी सपा इन जिलों में। अब जयंत चौधरी चले गए एनडीए में, तो पहले ही दौर में आपको मुसलमानों का रुख नजर आ जाएगा ओंकार जी। तो मेरा मानना है कि कम से कम वो सपा के साथ नहीं जा रहा। बहुत बड़ी अफजाल बात अंसारी, आप देखिए जो है अफजाल अंसारी को सपा के लिए बैटिंग नहीं कर रहे हैं, वो प्रदेश के लिए बैटिंग नहीं कर रहे हैं, वो अपनी एक सीट के लिए कर रहे हैं। उनको अपनी एक सांसदी निकालनी है, तो वो अपनी सीट के लिए राजनीति कर रहे हैं, वो कोई प्रदेश के लिए नहीं कर रहे हैं, पार्टी के लिए। आपकी बात में 100% मैं सहमति दर्ज करता हूं। मैं इनके आंकड़े देख रहा था कि ये कब कब चुनाव लड़े हैं, कहां से चुनाव लड़े हैं। 1985 में इनका कैरियर शुरू होता है और सीपीआई के टिकट पर, फिर सीपीआई टिकट, फिर सीपीआई टिकट, फिर सीपीआई टिकट, यानी 4 बार तो ये सीपीआई से ही एमएलए बने हैं, मोहम्मदाबाद सीट से। इसके बाद 1996 में ये एसपी के टिकट पर 5वीं बार एमएलए चुने गए, और 2004 में समाजवादी पार्टी के ही टिकट पर एमपी का चुनाव लड़े गाजीपुर सीट से और जीते। और उसके बाद 2019 में ये बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते, यानी ये किसी के प्रति भी फेथफुल नहीं है। देखिए ये जो क्षेत्र सरजू पांडे का क्षेत्र रहा है ओंकार जी, ये यहाँ पे कम्युनिस्टों की बहुत पकड़ रही है। तो पहले इन्होंने बहुत जमाने तक कम्युनिज्म को भुनाया, और जब कम्युनिस्टों की जो धार थी धीरे धीरे कमजोर होने लगी। अब देखिए सरजू पांडे चुनाव जीते तमाम, तो जब धीरे धीरे जब कम्युनिज्म की धार कमजोर होने लगी तो उन्होंने सपा का और फिर बसपा का दामन पकड़ लिया। तो उनसे सपा और बसपा से क्या लेना देना जी ओंकार जी, उनको संसद में जाना है, और वो सपा ले जाती है, बसपा ले जाती है, कौमी एकता दल ले जाती है, सुभाषपा ले जाती है। इनके लड़के आप देखें वो सुभाषपा से, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से हैं। तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि राजनीति विचारधारा की नहीं, वर्चस्व की लड़ाई है। तो जब तक उनका वर्चस्व बना हुआ है वो पार्टी वार्टी कहाँ मैटर करती है। आपका ओवरऑल इसमें आकलन क्या है, इम्पैक्ट क्या होने वाला है या नहीं होने वाला है इस चुनाव में मुख्तार अंसारी प्रकरण का? देखिए जब अतीक अहमद की हत्या हुई थी तब मैंने कहा था इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, और नहीं हुआ भी नहीं। देखिए लेकिन मुख्तार अंसारी की हत्या तक, चूंकि अब तक बात समाजवादी पार्टी के लिहाज से मुसलमानों से इतनी बिगड़ चुकी, कई जगह मुसलमान उनसे बहुत ज्यादा खफा नजर आ रहा है, तो ऐसे में मुख्तार अंसारी का नाम न लेना अखिलेश यादव द्वारा, एकदम दूरी बना के रखना, एक जनरल से ट्वीट डाल देना, ये डेफिनेटली असर डालेगा। फिर इसके अलावा जैसे उन्होंने एसटी हसन का टिकट काटा, जैसे उन्होंने आजम खान से एक अदावत शुरू की, जैसे उन्होंने शाहिद मंसूर को टिकट नहीं दिया, जैसे उन्होंने रफीक अंसारी को टिकट नहीं दिया, ऐसे जहां तमाम मुस्लिमों को उन्होंने टिकट काटे, कहां कहां से कैंडिडेट लाके उन्होंने लड़ा दिए। तो ये सारा एक मैसेजिंग, देखिए एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है ना, एक सब कुछ मिला जुला असर आ रहा है। तो वो आपको एसटी हसन से लेके मुख्तार अंसारी तक पूरा एक आपको असर नजर आएगा। और मेरा दावा है कि जैसे पिछली बार भी आपने देखा था निकाय चुनावों में, तमाम मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी एमआईएम से और स्वतंत्र उम्मीदवारों से, कहीं कहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से भी नीचे रह गई, कहीं कहीं 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे जमानत जब्त हो गई साहब इनकी। तो मैं फिर मानता हूं कि इस लोकसभा चुनाव में भी दिक्कत आएगी, बहुत दिक्कत आएगी इनको मुस्लिम वोट के हवाले से। ओंकार जी, अनुपम जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, इतना समय निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच, नमस्कार।